हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और बेहतरीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ पर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, यानी कि जिनके इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं दोस्तों। तो बिना स्किप किए आप पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि 19 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक का, उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमें जो है लगातार मोटिवेशन मिलता रहेगा और साथ ही जो है आपको भी लगातार हमारे द्वारा अनेक प्रकार की इम्पोर्टेंट जो है जानकारियाँ और साथ ही साथ पेपर्स के जो है सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आज की क्लास को टाइम देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ किसमें मिलता है? तो दोस्तों, जो मैग्नेटिक जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, वो इसका पता किससे चलता है, जिसको हम कंपास बोलते हैं दोस्तों। तो ये सबसे पहले इसका जो पता मिलता है वो जिया म्यूल हियाकात में मिलता है दोस्तों। किसमें? जिया म्यूल हियाकात। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे, सीधे-सीधे राइट आंसर पे ही जाएँगे दोस्तों। ठीक है? तो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ किसमें मिलता है? जवाम्यूल हियाकात में। ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो दोस्तों, जब दिल्ली सल्तनत का पराभव हुआ था उसके उपरांत किस शासक स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो दोस्तों, अकबर ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी दोस्तों। ठीक है? तो ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो अकबर ने किया था दोस्तों। ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो कौन सा स्मारक जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है दोस्तों? तो इसमें से स्वर्ण महल भी है, पंचमहल भी है और जोधाबाई का महल भी है। ये तीनों फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत आते हैं, बट अकबरी महल दोस्तों यहाँ पर फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ठीक है? बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी से संबद्ध ये आश्रम जो हैं, इनमें आप देखा होगा साबरमती आश्रम भी महात्मा गांधी से संबंधित है, वर्धा भी है, सदाकत भी है, लेकिन जो फिनिक्स है दोस्तों, ये सबसे पुराना आश्रम है महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का सबसे पुराना आश्रम कौन सा है दोस्तों? यह है फिनिक्स। ठीक है? बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो उच्च न्यायालय जो है यहाँ पर स्थापित किए गए थे, तो उसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे एलिजाई इम्पे। कौन थे? एलिजाई इम्पे। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्रा। कौन थे दोस्तों? दीनबंधु मित्रा। ये मित्र अगर वहां पर आए तब भी आपने सही उसी को टिक करना है दोस्तों, दीनबंधु मित्रा। ठीक है? नील दर्पण के लेखक बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। कभी ये पूछा जाता है दीनबंधु मित्रा के द्वारा क्या लिखा गया है या लिखा गया है की रचना है, दीनबंधु मित्रा की रचना है, तो नील दर्पण इसका आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे दोस्तों? अजीमुल्ला खां दोस्तों थे वो नाना साहब के सलाहकार के रूप में अजीमुल्ला खां को जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक जो समाज है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी दोस्तों ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना? ज्योतिबा फुले ने की थी दोस्तों। ठीक है? अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। मुजफ्फर अहमद, डांगे और शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो दोस्तों, जो मुजफ्फर अहमद हैं
और S.A. डांगे हैं, शौकत उस्मानी हैं और नलिनी गुप्ता हैं। ये इनको किस षड्यंत्र के लिए कैद किया गया था दोस्तों? इन्होंने कानपुर बोलवेसिक षड्यंत्र कांड के लिए इनको जो है कैद किया गया था दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे लंबा हिमनद है दोस्तों, वो है आपका गंगोत्री हिमनद। कौन सा हिमनद है? गंगोत्री हिमनद दोस्तों उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो दोस्तों 2011 में जो जनगणना वृद्धि रही इन जनपदों में, तो सबसे जो ऋणात्मक जनसंख्या रही है वो दोस्तों अल्मोड़ा की रही है। तो अल्मोड़ा में आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा के अंतर्गत जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी दोस्तों, वो 2001 से लेकर 2011 के बीच जो है ऋणात्मक रही थी, यानी कि पहले की जनसंख्या के कंपेयर में कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत दून किनको कहा जाता है? दून कहा जाता है दोस्तों संरचनात्मक घाटियों को। तो उत्तराखंड में जो संरचनात्मक घाटियां होती हैं उनको किस अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों जो गोविंद घाट बना हुआ है वो किन नदियों के संगम पर है? यह है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर बना हुआ है दोस्तों गोविंद घाट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो दोस्तों कौन सा है? यह है दोस्तों आपका नंदा देवी। नंदा देवी जो है जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है। कौन सा? नंदा देवी, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो महासागरीय तल का जो सबसे विस्तृत भाग है दोस्तों कौन सा है? यह है गहरे सागरी मैदान। कौन सा है दोस्तों? गहरे सागरी मैदान महासागरीय तल के सबसे विस्तृत भाग को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेनाडा अवस्थित है। तो ग्रेनाडा कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ग्रेनाडा दोस्तों कैरिबियन सागर में अवस्थित है। तो ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में है दोस्तों ग्रेनाडा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन इस एग्जाम के अंतर्गत बहुत आने हैं। तो आप समझ सकते हैं 30-35 अंक का जब सामान्य ज्ञान आना है तो ऐसे ही क्वेश्चन उसमें उठा के दिए जाएंगे। तो बिना आप सोचे समझे, बिना सोचे आप इन पेपर को जरूर तैयार कर लें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषण करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर जो वह एक नगर में 6 बजे सायं को पहुंचा। नगर का देशांतर क्या होगा? तो दोस्तों जब ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा जाता है और तार संप्रेषण करने में 12 मिनट समय लगा, ठीक है। तो 12 बजे भेजा गया और 12 मिनट का टाइम उसको भेजने में लगा, तो 12:12 पे तो वह जो है जो किसी एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। तो इस नगर का देशांतर क्या होगा? तो देशांतर की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका जो देशांतर होगा वो 87 डिग्री पूर्व, ठीक है दोस्तों। 87 डिग्री पूर्व उसका देशांतर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स देशों का सदस्य कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें अगर हम देखें यहाँ पे इंडिया, आप देख रहे होंगे ब्रिक्स में आया है तो इंडिया है ये। सी का मतलब चाइना है, चीन है, और बी का मतलब यहाँ पर ब्राज़ील है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कौन सा नाम नहीं आया? ये सऊदी अरब इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सऊदी अरब इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इस समूह में जो ग्रुप में दिया गया है इसमें कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल, ये तीनों के तीनों दोस्तों एक ही प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकते हैं। तो तीनों के तीनों पत्थर हैं, ठीक है, बट नीस जो है दोस्तों इन सब में क्या है? अलग है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं
समानता वाले, तो आप इनको भी ज़रूर स्टडी करके जाएँ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ थी? तो इन चारों में उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और मिजोरम। तो मिजोरम जो है सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जो है स्टेट है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार इन चारों में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र राज्य? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या राज्य सुमेलित नहीं है? तो अगर हम सिमिलीपाल उड़ीसा, ये तो सुमेलित है। नौकरेक मेघालय, ये भी सुमेलित है दोस्तों। अगस्त्यमलाई जो है दोस्तों ये केरल में है। लेकिन कंचनजंगा दोस्तों हिमालय में नहीं है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों, इसलिए जो है ये इसके साथ सुमेलित नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है दोस्तों नर्मदा नदी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों, यहाँ पर आता है सबसे पहले कंचनजंगा। ठीक है, ये पूर्व में है। और उसके बाद फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर है धौलागिरी। तो अगर बात करेंगे कि इन पर्वत शिखरों का सही क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर है धौलागिरी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो भारत के कौन से राज्यों का अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, और इनके क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे जो अधिक क्षेत्रफल इन चारों में है वो है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद है दोस्तों झारखंड, फिर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल, और सबसे कम इन चारों में उत्तराखंड का क्षेत्रफल सबसे कम है दोस्तों। ठीक है, तो अवरोही क्रम में क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड उसका उससे कम है, और हिमाचल उससे और भी कम है, और उत्तराखंड जो है इन चारों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो दोस्तों वह है आपकी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी बाएं ओर से नहीं मिलती, ये दाएं ओर से मिलती है दोस्तों। बाकी गोमती नदी, घाघरा नदी और कोसी नदी, ये तीनों जो है गंगा नदी में किस ओर से मिलती हैं दोस्तों? ये बाएं ओर से मिलती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है दोस्तों, और नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते सही उत्तर को चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो समुद्री बंदरगाह और राज्यों की बात कही गई है। तो दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन बिल्कुल आ जा रहे हैं, तो ऐसे में आप इनका मिलान बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ के जाएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो अलेपी है, ये अलेपी केरल, ये समुद्री बंदरगाह जो है ये केरल में है। अलेपी बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? ये केरल में है। इसके अलावा जो इन्नौर बंदरगाह है दोस्तों, इन्नौर बंदरगाह दोस्तों ये है तमिलनाडु में। कहाँ है ये? तमिलनाडु में है इन्नौर बंदरगाह। उसके अलावा जो पारादीप है, पारादीप बंदरगाह दोस्तों ये है उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। और काकीनाडा, काकीनाडा जो बंदरगाह है दोस्तों ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आपने देखा होगा अलेपी जो है केरल राज्य के अंतर्गत है, इन्नौर जो है दोस्तों समुद्री बंदरगाह ये तमिलनाडु में है, और पारादीप जो है दोस्तों उड़ीसा में है, और काकीनाडा जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों ये किस युग में जो है दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था? ये हुआ था क्रिकेशियस युग में। किस युग में हुआ था दोस्तों? क्रिटेशियस युग में जो है दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो डिटेल में आपने सिलेबस देखा होगा इसमें भारत और विश्व कहा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बीच बीच में आते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान अवश्य देना है एग्जाम में।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में जो प्रथम भारतीय रहे हैं वो हैं श्रीमती हंसा मेहता। कौन रहे हैं? श्रीमती हंसा मेहता दोस्तों 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टार्ट वन एवं स्टार्ट टू संधियां हस्ताक्षरित की गई। तो दोस्तों जो स्टार्ट वन और स्टार्ट टू जो संधियां थी यह किसके द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी दोस्तों? यह अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य हुई थी। ठीक है, अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये इस बार के एग्जाम में भी आने के पूरे चांस हैं। तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1993, यानी कि 1993 में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो दोस्तों इसकी स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? ये हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1985 में। कब हुई थी दोस्तों? 1985 में दोस्तों ये सार्क देशों का संगठन की स्थापना 1985 में हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो जो राज्य विधानसभा है दोस्तों किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो दोस्तों ये लेती है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी। राज्य की विधानसभा जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है राज्य विधानसभा, और साथ ही दोस्तों राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्माण में जो है सदस्यों के निर्वाचन में भी राज्य विधानसभा इसमें से भाग लेती है। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है राज्य विधानसभा द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, तो किनके द्वारा राज्य विधानसभा किन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है राज्य विधानसभा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? ये ऑब्वियसली सभी लोग जानते होंगे, श्री सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के जो है प्रथम राज्यपाल रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था और ये नाम बदलकर फिर उत्तराखंड रखा गया। तो सुरजीत सिंह बरनाला जो है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन के संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों? ये हुआ था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जब 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था तो उस समय शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है ये किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? ये बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा विधि बनाकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो दोस्तों सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? ये होता है दोस्तों लोकसभा के लिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है दोस्तों उसको संवैधानिक उपचार का अधिकार
भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है दोस्तों किसको? यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है दोस्तों, वो जो है भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो दोस्तों जो लोकसभा सचिवालय है वो प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में काम करता है? ये किया जाता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में जो है ये कार्य होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? तो राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है दोस्तों? देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, और उसके अलावा राज्य के जो सदस्य हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, इनका भी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल ही करता है। और महान्यायवादी जो होते हैं, इनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो दोस्तों जो हाईकोर्ट के जज होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। ये अपनी योग्यता के आधार पर सेलेक्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित हैं? तो भारतीय संसद के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित हैं दोस्तों? तो ये हैं दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं दोस्तों? ये राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है दोस्तों। तो ये भारतीय संसद के अंतर्गत 3 चीज़ें हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है दोस्तों? ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हुई हो। तो दोस्तों जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनके कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होती है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर कोई मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष को पार कर लेते हैं, तो उनको ऑब्वियसली वहाँ पर से उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों, इनकी जो एज होती है कार्य करने के, इनका कार्यकाल होता है 65 वर्षों तक ही होता है, उसके बाद इनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। और अगर वैसे देखें तो केवल 6 वर्ष का कार्यकाल इनका रहता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका यानी कि PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो दोस्तों जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? ये की जा सकती है उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों दोनों में। तो दोस्तों जो हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही जो है जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है। तो अपील दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों जब 1962 में जब चीन युद्ध हुआ था, तो उससे पूर्व उत्तराखंड के किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध है? तो दोस्तों ये थे भोटिया। भोटिया जनजाति जो है तिब्बत के साथ जो है क्या करती थी दोस्तों, उस समय तक व्यापारिक संबंध रखती थी। लेकिन जब चीन से युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो है ये संबंध थोड़ा कम हो गए थे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो गणदेश सेवा संघ का गठन दोस्तों श्रीदेव सुमन ने किया था, और इसके लिए इन्होंने फिर जो है बाद में इन्होंने प्रजामंडल की मांग की थी, और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूकेडी के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? वो थे डीडी पंत। तो डीडी पंत जो है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यूकेडी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है?
तो दोस्तों उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को। किसे जाना जाता है दोस्तों? उत्तराखंड के गांधी के रूप में इंद्रमणि बड़ौनी को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। तो एक व्यक्ति कब चुनाव लड़ सकता है दोस्तों? वो लड़ सकता है 21 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 21 वर्ष की आयु में वो चुनाव लड़ सकता है। और ये जो है पंचायत का चुनाव लड़ने की एज जो है दोस्तों, 21 वर्ष मिनिमम होनी जरूरी है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों संविधान के किस संशोधन में जो है अन्य पिछड़े वर्गों के यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी को जो है 27% का आरक्षण दिया गया है दोस्तों? वो दिया गया है 93वे। कौन से में? 93वें संशोधन के अंतर्गत दोस्तों जो है 27% का आरक्षण दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? वो दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? ये दिया था दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? वह है दिनेश गोस्वामी समिति, इससे संबंधित नहीं है दोस्तों। बाकी LM सिंघवी समिति, ये पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। सादिक अली समिति, ये भी पंचायत राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति भी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न तो लेंथी है दोस्तों, इसको पहले स्टडी कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो है आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? वो की गई अनुच्छेद 15(5) यानी कि 15(5) के अंतर्गत दोस्तों ये जो है आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? तो जो 86वें संशोधन हुआ था दोस्तों, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया था? ये किया गया था 2010 में। कब किया गया था दोस्तों? 2010 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रूपकुंड ताल को उत्तराखंड के अंतर्गत रहस्य ताल के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो दोस्तों अगर उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत खाद्य फसलों में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाने वाली जो फसल है वो है आपकी गेहूँ। कौन सी? गेहूँ दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों में जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो राज्य की साक्षरता दर है वो 79.63 है दोस्तों। कितनी है? 79.63% जो है उत्तराखंड की साक्षरता दर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ज़्यादा ऊंची जो हिम से आच्छादित चोटी है वो कौन सी है दोस्तों? वह है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची
हिमाच्छादित पर्वत चोटियों में जानी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदियों पर बनाई गई है? तो किन नदियों पर टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है दोस्तों? वो बनाई गई है भागीरथी और भिलंगना नदी पर। किस नदी पर? टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों? ये बनाई गई है भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बनाई गई है टिहरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न के राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? तो ब्रिक्स देशों के अंतर्गत जो सबसे लास्ट में जो देश शामिल किया गया था दोस्तों, वो किया गया था दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को जो है ब्रिक्स देशों के अंतर्गत सबसे लास्ट में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है दोस्तों, इसने किन संस्थानों की स्थापना की थी दोस्तों? ये की थी, एक तो आईएमएफ की स्थापना की थी दोस्तों ब्रेटन वुड्स ने, और एक किया था आईबीआरडी। तो आईएमएफ और आईबीआरडी ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा स्थापित संस्थान है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा स्थापित की जाती है, किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होती है दोस्तों? ये होती है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो दोस्तों वो संस्थान है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। कौन सा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ दोस्तों, ये जो है विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों की गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि जब विनिमय दर एक डॉलर जो है 60 रुपये से परिवर्तित होकर $1 58 हो जाता है तो इसका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि $1 अगर 60 रुपये से परिवर्तित होकर 58 रुपये में वो हो जाता है तो इसका क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो इससे ये होता है कि रुपया अधिमूल्यित हो गया है, यानी कि रुपये की कीमत बढ़ गई है और डॉलर का मूल्य जो है घट गया है। तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं, पहले $1 की कीमत 60 रुपये के बराबर, बाद में $1 की कीमत 58 रुपये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? रुपया तो अधिमूल्यित हो गया, रुपये की कीमत बढ़ गई और डॉलर की कीमत जो है घट गई। तो इसको अधिमूल्यन और अधिमूल्यन इसको वर्ड कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है दोस्तों? बायोगैस का अगर हम बात करें, ये सामान्य साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में उपयोग किया जाने वाला जो तत्व है वो है दोस्तों सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन दोस्तों आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अर्धचालक होते हैं, तो इनको जो है सोलर सेल प्लेट में यूज किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर की बात करें दोस्तों, नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइन ये तीनों के तीनों पॉलीमर हैं, बट क्रेफोलेक्टम जो है ये दोस्तों पॉलीमर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने में के लिए चाहिए होता है? तो खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए दोस्तों? वो चाहिए विटामिन के। तो विटामिन के दोस्तों खून का थक्का जमने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर बात करें तो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? ये बना होता है दोस्तों टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट है दोस्तों वो टंगस्टन का बना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो अगर हम विकिरण की बात करें तो दोस्तों 200 से 280 नैनोमीटर के बीच जो है प्रति क्वांटम जो है ऊर्जा सर्वाधिक होती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ छोड़ा गया था दोस्तों? ये छोड़ा गया था दोस्तों श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से इसको छोड़ा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? अगर हम बात करें प्रकाशिक फाइबर जो है ये प्रकाश तरंगों के रूप में जानी जाती हैं। एंड्रॉयड ये वाणी निवेश के लिए नहीं होता दोस्तों। इसके अलावा वृहद हेड्रॉन कोलाइडर जो होता है ये गॉड पार्टिकल्स होते हैं, गॉड पार्टिकल्स। और लाल ग्रह को मंगल ग्रह को ही कहा जाता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है आपका देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जो है कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रवक्ता स्क्रीनिंग, PCS प्री, वैयक्तिक सहायक से संबंधित जो भी एग्जाम समूह के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन, तो इसको बिना स्किप के आपने इसको स्टडी करनी है और अपने एग्जाम में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर इन पेपरों को तैयार करना है एग्जाम के लिए। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम से संबंधित पेपर और साथ ही साथ आपकी क्लासेस लगातार देखने को मिलेंगी। साथ ही दोस्तों आपको नोटिफिकेशंस और इनसे संबंधित सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहें, बिना स्किप किए आप वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और साथ ही दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विश यू ऑल द बेस्ट।